हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ जीएसटी। हाँ, आपको याद होगा बेटा, 3 लेक्चर में अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में वी हैव स्टडीड द सेकेंड चैप्टर विच इज नोन एज सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट था सप्लाई के, हमने कंसेप्ट देखे, एनालिसिस था सप्लाई का। मैं थोड़ा सा उसमें आऊंगा, और हमने शेड्यूल 1 भी कंप्लीट किया था। आई थिंक आपको याद होगा, शेड्यूल 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पूरा। उसमें 4 एंट्रीज थी, वो चारों एंट्रीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया था। अब मैं आता हूं बेटा लास्ट, ये चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद इसी में हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सॉल्व क्वेश्चंस अगेन आपके लिए 13-14 इलुस्ट्रेशन बना के दिए, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टाइप के, वो भी आपके लिए है। एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है मैं कराऊंगा। बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप देखोगे कि 5-5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान आते हैं। बस शर्त है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम कंसेप्ट जो है वो ना क्लियर होना चाहिए। मतलब इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 से 6 मार्क का इस चैप्टर पे आना तय है, मतलब कोई नहीं रोक सकता। और ये चैप्टर बेटा एकदम अच्छे से समझ गया ना कंसेप्चुअली, मतलब सिर्फ पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। कंसेप्चुअली अगर समझ गया तो फिर देखो आप क्या धूम मचाते हो। समझ आ रही बात आपको? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी देखते हैं फिर से, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। सप्लाई इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स ये एनालिसिस था। इसके अंदर 7(1)A देखा था, 7(1)B देखा था, 7(1)C के अंदर शेड्यूल 1 के साथ देखा था। क्या फर्क था सर? 7(1)A के अंदर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, 7(1)B भी सर कंसिडरेशन है, लेकिन जो 7(1)C था ना सर, वो विदाउट कंसिडरेशन था। यानी सप्लाई 3 चीज होती है बेटा, बेसिकली जो अपन ने पढ़ा था। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगेन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी सप्लाई माना जाता है। और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है। लेकिन कौन सी चीज सर? जो सिर्फ शेड्यूल 4 में है, सॉरी शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 में क्या क्या है बेटा सर? 4 पैराग्राफ्स है शेड्यूल 1 में। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ये चारों मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा चुका हूं। अब दूसरी चीज एक है 7(1)A। बेटा ये जो 7(1)A है ना, ये पहले नहीं था, 2018 के बाद आया है। पहले था 7(1)D, वो 7(1)D ओमिट हुआ और 7(1)A आया। अब ये काफी पहले हो चुका है, इसलिए मैं 7(1)D क्या है ये सब चर्चा में करके कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे सीधा 7(1)A जो आया है वो क्या है, बराबर। इसके बाद ये तो सप्लाई इंक्लूड हो गया, फिर एक एक्सक्लूड वाली आइटम। क्या सप्लाई नहीं कहलाता, क्या चीजें सप्लाई नहीं है? तो बेटा एक नेगेटिव लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने। क्या दी है? नेगेटिव लिस्ट। देखिए, इंक्लूड्स की अगर कंडीशन वायलेट होती है तो वो तो सप्लाई है ही नहीं, लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट दी है कि सप्लाई एक्सक्लूड क्या करता है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं अभी ओवरव्यू सिर्फ थोड़ा सा बताया हूं, लेकिन इसकी टेक्निकल चीजें, जो टेक्निकलिटीज हैं, उस पर हम अच्छे से बारीकी से जाएंगे और उन चीजों को हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज पढ़ेंगे। तो अभी है क्या? सेक्शन 7(1) तो पढ़ लिया, 7(1)A पढ़ा, 7(1)B, 7(1)C, 7(1) कैपिटल A थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूं, उस पे पहले नहीं आता हूं। मैं पहले आऊंगा 7(2) पे। 7(2) एक्सक्लूड की बात करता है, उसका कुछ कारण है, आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। और उसके साथ हमको पढ़ना है शेड्यूल 3। बहुत बढ़िया। टोटल शेड्यूल, टोटल बेटा आपको पढ़ना क्या है, आपको मैं जरा ये बता दूं। देखिए, आपको पढ़ना है सप्लाई में 7(1)A पढ़ना है, 7(1)B पढ़ना है, 7(1)C पढ़ना है, 7(1) कैपिटल A पढ़ना है, 7(1)C के साथ आपको शेड्यूल 1 पढ़ना है, इसके साथ शेड्यूल 2 पढ़ना है, और उसके बाद 7(2), इसमें A B वगैरह सब है, लेकिन इसके साथ आपको पढ़ना है शेड्यूल 3। 7(2) के साथ आपको पढ़ना है शेड्यूल 3। अब 7(2) में है क्या क्या, जरा ध्यान देना। 7(2) में 2 चीजें बेटा, एक A है और एक भी है, और ये थर्ड तो विशेष कोई काम का नहीं, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें कोई टेक्निकलिटीज ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 7(2) A भी है और B भी है, लेकिन A इंपॉर्टेंट है, B तो बहुत आसान है, देख के समझ में आ जाएगा। A के साथ शेड्यूल 3 को भी जोड़ा है। व्हाट इज शेड्यूल 3? शेड्यूल देखिए, 7(1)C के साथ शेड्यूल 1 क्या था? 7(1)C में एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1
मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये 4 एक्टिविटी इवन दो विदाउट कंसिडरेशन दी जाती है तो वो एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, सप्लाई मानेंगे। क्योंकि सप्लाई की जो ऊपर दोनों डेफिनेशन है 7(1)(a) की 7(1)(b) की, दोनों ही डेफिनेशंस में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, दोनों ही सेक्शन में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। सी ऐसे क्लॉज है जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाएगा, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, ज्यादा कुछ नहीं, वो चारों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बराबर है। ये था ओवरव्यू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का। 7(1)(a) थोड़ी देर बाद, 7(1) कैपिटल ए थोड़ी देर बाद आता हूं, जिसके अंदर शेड्यूल 2 है। अब मैं आऊंगा 7(2) पे, 7(2) का ए पार्ट, और उसके अंदर है शेड्यूल 3। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन शेड्यूल 2 की, जो मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन से ही उठा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे पहली लाइन पे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। ओहो, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है क्या नहीं उससे हमको मतलब नहीं, उसको जाने दो, भाड़ में जान दो उस सबसेक्शन को, नो इफ नो बट, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सब सर ये जाने दो, भूल जाओ। क्या भूल जाओ? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो भी पढ़ा था भूल जाओ। मैंने बोला सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1(a) नहीं बोला है, ध्यान दे लेना जरा। वहां क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कौन कौन से क्लॉज है सर? सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी। ओ हो, मतलब 7(2) ये जो सेक्शन है, ये 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c) तीनों को ओवर रूल करता है। आई होप आप समझ रहे, अरे समझ रहे ना, ठीक है ना, तीनों को ओवर रूल करता है। साफ साफ लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है जाने दो, भूल जाओ। हम अभी जो कह रहे हैं वो सही है, हम जहां से बोलते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है, ऐसा 7(2) कहता है, ठीक है। 7(2)(a) क्या कहता है? 7(2)(a) एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, या फिर 7(2)(b) कहता है सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल shall be treated neither as supply of goods nor supply of service। मतलब 7(2) नेगेटिव लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? नेगेटिव लिस्ट। इसमें जो भी आइटम आते हैं 7(2) में, जो भी आएगा, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ता हूं, वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आया। हाँ सर समझ में आया, ओवरव्यू आपने हेडिंग तो समझा दी हमको। चलिए ठीक है, हेडिंग देख ली, पैकिंग देख ली, अब अंदर से कंटेंट भी देख लेते, ठीक है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे मैं आ रहा हूं बेटा, ध्यान देना जरा। अब ये कहां पे है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, यहां तक अपन पढ़ चुके थे। 7(1)(a) पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, मैंने आपको कहा था। मैं अभी फिलहाल आ रहा हूं 7(2)(a) पे। ये रहा 7(2)(a), नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। इसका प्यारा सा नाम एक है, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, बराबर है ना। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी इसका नाम दिया है। इसका मतलब आपको बताता हूं, ये सप्लाई ही नहीं है, चीज समझिए, ये सप्लाई ही नहीं है। देखिए, पहले तो ये पता करना पड़ता है कि सप्लाई है कि नहीं, फिर पता चलता है वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। समझ रहे हैं आप? देखिए, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सप्लाई है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सप्लाई है या नहीं है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सप्लाई टैक्सेबल है, मतलब जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कि नॉन टैक्सेबल है। अरे भैया है ना, अरे भैया लड़का नालायक है कि लायक है, ये पता कब चलेगा? जब वो लड़का है, बच्चा लायक है कि नालायक है। अब वो बच्चा ही नहीं है तो लायक है कि नालायक है कैसे पता चलेगा? तो वैसे ही सप्लाई है कि नहीं पहले ये बताना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), तीन है। 7(1) कैपिटल ए, बराबर है। उसमें सप्लाई और गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस का बाइफर्केशन है और कुछ नहीं है 7(1)(a) में। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है
खैर 7(1) कैपिटल ए पे मैं अभी आता ही नहीं, आप उसकी बात आपसे करके अननेसेसरी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो कैसा सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं पहले तो ये पता करना पड़ेगा। सप्लाई अगर है तो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। अब नॉन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट होता क्या, ये जरूरी नहीं है, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, चैप्टर एंड पे हमको समझ में आ जाएगा। भैया नॉन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट होता है क्या, कई लोगों के मन में आ सकता है सर नॉन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट होता क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, इसके बारे में मैं बात बाद में करूंगा, अभी नहीं करता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। नॉन टैक्सेबल का मतलब पता है क्या, देखिए टैक्सेबल तो सप्लाई है और टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, और नॉन टैक्सेबल मतलब सप्लाई है, ये जो नॉन टैक्सेबल का मतलब इट इज अ सप्लाई बट नो जीएसटी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। और नॉट अ सप्लाई मतलब अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, तो फिर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना। अगर सप्लाई ही नहीं है तो आगे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर क्या टैक्सेबल और क्या नॉन टैक्सेबल बहुत दूर की बात। अरे लड़का ही नहीं है तो क्या लायक क्या नालायक, किसी आदमी को अगर बच्चा ही नहीं है, समझ लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो क्या लायक और क्या नालायक, बराबर है ना। तो मैं वही बोल रहा, अगर लड़का है या लड़की है तो लायक है कि नालायक है, ये पहले लड़का हो या लड़की होना तो चाहिए ना, समझ आई बात, ठीक है। ये कंसेप्ट समझा, छोटा सा था। अब मैं आता हूं इसके काम के फेज पे, ध्यान देना, नेगेटिव लिस्ट 7(2)A पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 पढ़ा दिया है बेटा, शेड्यूल 2 नहीं पढ़ाया है, ठीक है। शेड्यूल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ शेड्यूल 3, ठीक है ना। Activities transaction specified under Schedule 3 of CGST Act read with Schedule 2, read with Schedule 3, ठीक है। तो हम से क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इसका क्लॉज ए, जिसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी है, हम विद शेड्यूल 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विद शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। शेड्यूल 2 किसके साथ है, 7(1) कैपिटल ए, इसके साथ शेड्यूल 2 है, और शेड्यूल 1 किसके साथ था, ये आपको देखो अभी बताया था, तीनों चीज, ये बेसिकली क्रक्स है, इसको 7(2)A ऐसा लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद है 7(2)B जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, और 7(3) नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा ये और ये तीनों से तो क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा रहते बेटा, बराबर है ना। तो मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं। आज के लेक्चर में हम ये दोनों भी कंप्लीट करेंगे, और ये भी, ये तो छोटा सा है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस पे, करीब आधा पौन घंटा हमको शेड्यूल 3 करने को लगेगा, फिर आधा पौन घंटा हमको शेड्यूल 2 करने को लगेगा, और उसके बाद जो 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। फिर इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे दिए हो, ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगी सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने को। मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा आपको, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए कह रहा हूं। इसके अंदर लिखने वाला जो काम है, सॉल्व करने वाला, वो चैप्टर 5 में रहेगा और चैप्टर 4 में रहेगा, बाकी जगह लिखने वाला काम नहीं है ज्यादा, तो यू कैन बी रिलैक्स्ड, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ जगह है तो मैं आप लोगों को बेटा पूरा बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ध्यान देना। हाँ, सबसे पहले this schedule specifies transaction activity which shall be neither treated as supply of goods nor supply of service, supply ही नहीं है। इसके अंदर इस नेगेटिव लिस्ट में जो भी एंट्री ट्रांजैक्शन लिखे हैं वो सप्लाई ही नहीं है, उसको सप्लाई नहीं मानना है। तो टैक्सेबल क्या और बिना टैक्सेबल क्या, सवाल ही नहीं उठता। मैंने अभी बताया था टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल तो तब होगा जब सप्लाई मानेंगे। मैं कहता हूं कि सप्लाई ही नहीं मानना है, इसके अंदर जो एंट्रीज है उसको सप्लाई ही नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, लिखा है गवर्नमेंट ने, भैया इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मत मानने, तो आपके कह जा रहा, सही है ना। चलिए ठीक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला पार्ट, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला, उसमें पहला, इसके अंदर टोटल बेटा बताओ कितने, आपको अभी बता देता हूं, टोटल 6 हैं। इसके अंदर टोटल 6 है, और फिर 7(2)B भी है। तो ये 7(2)A और 7(2)B ये दोनों मिला के एक्टिविटी, ये तो रेड विथ शेड्यूल 3 है, और 7(2)B जो कहता है, जरा एक बार आ जाओ तो उस पर, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसकी बात बाद में करूंगा ना, चलिए ठीक है, एक एक पढ़ते आराम से शांति से, हमको कोई घाई नहीं है। सर्विस
बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी बात बोल दी सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का पिछले लेक्चर में कुछ तो भी देखा था सर, और आपने बोला था सप्लाई मानेंगे लेकिन 50,000 रुपए तक का साल भर में रहेगा तो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ तो भी बताया था सर आपने। हाँ बताया था, सही बात है। इस सेक्शन की सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 की पहली लाइन क्या थी, भूल गए आप? पहली लाइन क्या थी? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं। क्या थी पहली लाइन? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। अरे जाने दो साहब, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है भूल जाओ, अभी जो हम कह रहे हैं वो होगा। गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है मेरे थ्रू, वो उस वक्त बोला था ना, हाँ भूल जाओ, क्या कहना है? अभी हम जो कह रहे हैं वो मानो। क्या कह रहे हैं हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ना उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या होता है पता है? पहले क्या देखा वो भाड़ में जान दो, उसको भाड़ में जाने दो, जो अभी कह रहा वो मानो। ये 6 चीजों के अंदर पहले क्या बोला सर? मतलब नहीं, अब जो कह रहे हूं मानना पड़ेगा। वेरी गुड, स्पेसिफिक है ये सेक्शन, स्पेसिफिक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको बता चुका। अब मैं बेटा बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग, ये बात ध्यान रखना मेरी, कर चुका हूं रिपीट। हाँ, अब जरा वर्ड शब्दों, थोड़ा शब्दों का देख लेते, फिर जरा एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को चिंता नहीं होगी। सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी। बेटा एक राज की बात बताऊं आपको, पूरे जीएसटी में एक राज की बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना, और जरूरत है तो लिख लेना। चलो लिख के भी बताऊंगा मैं, ये राज की बात है, हा? आपके मेरे बीच की। जीएसटी हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी में मैं लगे तो हिंदी इंग्लिश यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, गार्ड बांध लो ये बात को। जीएसटी में जिसको भी, जीएसटी में जिसको, इंग्लिश में भी लिखा सकता है लेकिन आपको समझना चाहिए, जीएसटी में जिसको पैसा मिलता है, क्या मिलता है? पैसा मिलता है, मतलब जो भी जीएसटी के ट्रांजैक्शन में जिसको पैसा मिलता है वो आदमी सर ऑलवेज क्या होता है? सप्लायर होता है। बात ध्यान रख लेना। आपने गुड्स खरीदे, आप दुकानदार हो, मैं कस्टमर हूं, मैं आता हूं गुड्स खरीदने के लिए, मैं बोलता हूं ये लोग मुझे गुड्स दीजिए और ये पकड़ो पैसे। पैसा किसको मिला? आपको। तो सप्लायर कौन हुए? आप हुए, आप दुकानदार हो, सप्लायर ऑफ गुड्स। तो जीएसटी में जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है। इसका उल्टा क्या हुआ? एंड जो पैसा देता है वो ऑलवेज क्या होता है? रिसिपिएंट। क्या होता है? रिसिपिएंट की डेफिनेशन देखिए, फिर से नहीं बताऊंगा। रिसिपिएंट होता है, क्या होता है? रिसिपिएंट, RECEI, रिसिपिएंट होता है। बेटा हिंदी थोड़ी कमजोर है, ठीक है, कमजोर यानी राइटिंग थोड़ी अजीब, समझ लेना। बड़े काम की बात बता दी दोस्तों मैंने आपको, गांठ बांध लो मेरे ये शब्दों को। कभी भी दिक्कत हो एग्जाम में, कभी भी, तो ये इस चीज को ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा, मतलब ये क्लियर हो जाएगा। जीएसटी में क्या? जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है, और जो पैसा देता है वो हमेशा रिसिपिएंट होता है। चलो मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर कौन सप्लायर और कौन रिसिपिएंट? पैसा किसको मिलता है सर? एम्प्लॉय को मिलता है। पैसा देता कौन है? एम्प्लॉयर देता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विस है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, बराबर है ना। पैसा मिलता है वो हमेशा सप्लायर होता है। तो यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? सर एम्प्लॉय इज द सप्लायर। बोलो हाँ, बोलो ना बोलो, है ना। एम्प्लॉय इज द सप्लायर, ठीक है। और रिसिपेंट कौन है? सर एम्प्लॉयर इज द रिसिपेंट, सीधी बात हो, पैसा देता है, सैलरी देता है। चलिए ये तो गार्ड आपकी बांध दी मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैं कुछ और चीज पे आऊंगा, जरा शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शब्दों को बाद में मैं करामात करने वाला हूं, ठीक है ना।
सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ये बड़े काम का शब्द है। इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू, इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और ड्यूरिंग द रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ मिलता है तो बेटा उसको सर्विस माना जाता है। सॉरी, उसको ना सर्विस माना जाएगा ना वो माना जाएगा। बराबर है सर, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉब्लम हो गई है तो प्रॉब्लम यानी सर वो कुछ तो पहले भी देखा था। हाँ ठीक है, पहले पे वापस आऊंगा 2 मिनट। लेकिन अभी इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर मैंने सैलरी दी, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय, मैंने सैलरी दी, तो क्या वो सर्विस, सैलरी मतलब पेमेंट किया आपने, मुझे सर्विस दी, क्या उस सर्विस पे जीएसटी है? नहीं सर, उसको एक्सक्लूड कर दिया है। ओह वेरी गुड, थैंक गॉड, एक्सक्लूड। देखिए ना, क्लियर दिया है नेगेटिव लिस्ट में। 1 में क्या लिखा उससे मतलब नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो मान्य रहेगा। तो यहां क्या बोल रहे हैं, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, it shall be neither treated as supply of goods nor the supply of service। चलिए एक जरा एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद इसका बड़ा बाइफर्केशन भी कराऊंगा आपको, बाइफर्केशन थोड़ा सा। अब यानी इसका मतलब है एम्प्लॉय की सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये तो क्रक्स निकल के आ गया, हमारे को समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे समझ लीजिए आप किसी को जॉब पे रखते हो, मतलब आपने किसी को जॉब पे रखा, आप एम्प्लॉयर हो, मैं एम्प्लॉय हूं, आपने मुझे जॉब पे रखा, सैलरी इन कोर्स रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। देखिए शब्द समझना बेटा, शब्द पे 2 ही शब्द पे खेल है। क्या है, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू। क्या है, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू। 3 बार बोल रहा हूं, कुछ कारण है, बस ये शब्द ध्यान में ला लेना। अब मेरा सवाल सुनना ध्यान से जरा। आप मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, मैं आपके यहाँ जॉब करता हूं, और हम बॉन्ड साइन करते हैं कि अगर 3 साल का बॉन्ड साइन किया, 3 साल पहले मैं भी छोड़ के नहीं जा सकता, और आपने अगर मुझे टर्मिनेट कर दिया बॉन्ड कंप्लीट होने के पहले, बॉन्ड मैच्योर होने के पहले, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, अगर आपने मुझे निकाल दिया, तो उस केस के अंदर आपको मुझे एक लम सम अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मेरा बॉन्ड मैच्योर ही नहीं हुआ और मैंने आपको बोला, आपने मुझे निकाल दिया, यानी 3 साल का हमारा बॉन्ड था, 2 साल मैंने ईमानदारी से काम किया और तीसरे साल आप मुझे निकाल देते हो कि भैया अभी काम नहीं है कंपनी के पास, काम अच्छा था, मेरा काम बहुत अच्छा था, आप निकाल देते हो किसी कारण से, पैसे नहीं है अभी, तो आप मुझे कंपेंसेशन दोगे, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी, जो भी हमारे बीच में तय हुआ होगा बॉन्ड में। क्या वो कंपेंसेशन जो मिला वो सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स तो सवाल ही नहीं उठता, क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? क्या वो नेगेटिव लिस्ट में है कि नहीं है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए अपने को मैं आपको बता दूं, शेड्यूल 1 के पैरा 2 के अंदर भी इसके बारे में देखा था, इसी टाइप का कुछ देखा था। चलिए एक बार वहां पे भी आपको लेकर चल ही लेता हूं। एक सेकेंड, शेड्यूल 1 का कहा गया, एक सेकेंड रुक, कहा नहीं, यहाँ पे नहीं है प्रिंसिपल एजेंट, एक सेकेंड कहाँ गया, जस्ट अ मिनट बेटा। ये रहा, गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, शेड्यूल 1 के पैरा 2, शेड्यूल 1 का पैरा 2 रिलेटेड पर्सन वाला था, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वाला था। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन रहते हैं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ भी दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट करके रखा है, ठीक है, ये एक चीज यहां पे है। चलिए इस चीज को ध्यान में रख के मैं पहले दूसरी चीज पे आता हूं। ध्यान देना दोस्तों, एक चीज आपको ये बताई, जरा यहां पे ध्यान देंगे, एक चीज आप लोगों को ये बताई है कि
शेड्यूल 1 में पैरा जो 2 है उसका प्रोविजो, उस प्रोविजो में क्या था, गिफ्ट, शेड्यूल 2 पैरा 2 उसका प्रोविजो, उसमें था गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बराबर है, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। और इसकी लिमिट थी भैया, ये इसको विदाउट कंसिडरेशन ही दिया जाता है, विदाउट कंसिडरेशन दिया, आप इंसेंटिव दिया, कुछ भी आपने दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको 50,000 रुपए तक का अगर वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो भैया वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। यही पढ़ा था, कंफ्यूजन हो सकता है, चिंता मत करो, 2 मिनट में कंफ्यूजन, 10 मिनट में, आने वाले 10 मिनट में कंफ्यूजन पूरा दूर कर दूंगा, ठीक है। ये था शेड्यूल 1 के अंदर सर। अब आप क्या पढ़ा रहे हो सर? अब मैं पढ़ा रहा हूं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं पैरा 1। शेड्यूल 3 का मैं क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों? आपको पैरा 1 पढ़ा रहा हूं, बराबर है। अब ये जो शेड्यूल 3 का पैरा 1 है, इसके अंदर कुछ और लिखा है। इसके अंदर क्या लिखा है सर? ये नेगेटिव लिस्ट, इसको सर्विस ही नहीं मानेंगे। बेटा प्रीवेल क्या करेगा? शेड्यूल 3 की शेड्यूल 1, सर ऑब्वियसली शेड्यूल 3 प्रीवेल करेगा। तो सर शेड्यूल 1 के फालतू डाला था? नहीं, फालतू नहीं डाला था। शेड्यूल 3 में 2 वर्ड्स डाले हैं, जरा ध्यान देना। ये वर्ड्स कुछ कहते हैं, ये वर्ड्स कहते हैं इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ओ हो, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। चलिए ठीक है, ये वर्ड्स पे थोड़ा खेल देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं वो जो एग्जांपल जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुझे 2 महीने की सैलरी दी, आपने मुझे नौकरी से निकाला, क्या ये क्या ये जो आपने मुझे 2 महीने की सैलरी दी है टर्मिनेशन का, क्या ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? आपने मुझे क्यों दिया? सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था। काय में लिखा था? कम ऑन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ तो आपको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। सर एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा था एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, बराबर। तो ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा शेड्यूल 3 में, इन रिलेशन, इन कोर्स ऑफ ऑन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है। समझ आई बात? यानी अगर लेमेंट है उसे समझना है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है क्या? ये जो पैसा जो दिया जा रहा है ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है क्या? पहले तो ये समझ लो बेटा। तो देखिए एग्जाम्पल्स है बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय from his employer on premature termination of contract of employment are treatable as amounts paid in relation to service provided in course of or in relation to, ठीक है, in relation to service provided by employee to the employer in course of employment। समझ आई बात? in relation to और in course, ये वर्ड आने चाहिए, ध्यान रखना, केस टू केस एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब ये मैं इसी चीज को और थोड़ा बढ़ाता हूं, जरा ध्यान देना। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे ले जा रहा हूं। ये तो आप समझ गए सर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। चलिए ठीक है, अगेन सेम एग्जाम्पल। 3 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, आप एम्प्लॉयर हो, मैं एम्प्लॉय हूं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने पूरे 3 साल जॉब किया, पूरे 3 साल। अब रिटायरमेंट, अब मैं जॉब छोड़ रहा हूं। आप मुझे कहते हो बेटा और आपको करना है कि हमारे कंटिन्यू, बोलता नहीं। तो आप मुझे पूछते हो अब आप क्या करोगे? मैं कहता हूं मैं अब अपना खुद का बिजनेस चालू करूंगा, सेम बिजनेस। तो आपको समझ में आ गया यार ये एम्प्लॉय तो बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है ये एम्प्लॉय। ये अगर खुद का बिजनेस चालू कर लेगा तो हमको तकलीफ देगा। अब मैं आपके सारे क्लाइंट्स को भी जानता हूं, चीज समझ रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मैं आपके यहाँ जॉब करता था, मैं आपके सारे क्लाइंट्स भी जानता। अब 3 साल बाद मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बताता हूं हाँ मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। आप मुझे रोक नहीं सकते खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से, नहीं रोक सकते। आप बोल रहे कहां स्टार्ट कर रहे हो निखिल तुम? सर बस यही महाराष्ट्र में स्टार्ट कर रहा हूं, नागपुर में कर रहा हूं। बाप रे, अब आपको डर लगेगा, अब आपको डर लगेगा कि साले हमारे क्लाइंट सब जानता है, हमारे राज जानता है। तो आप मुझे कहते हो भैया ठीक है आप करो, यहां मत करो बिजनेस। मैं क्यों नहीं करूं? नहीं, आप यहां मत कीजिए, इसके यहां बिजनेस ना करने के हम आपको पैसे देंगे, नॉन कॉम्पीट फीस। हम आपको नॉन कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए अपने दोनों के बीच में, हम आपको पैसे देंगे इसके कि आप भैया यहां ये 5 साल तक तो यहां बिजनेस नहीं कर सकते।
या हमेशा नहीं कर सकते, तो हम आपको एक लमसम अमाउंट देंगे। बोला ठीक है, यहां नहीं करूंगा, मुंबई में करूंगा, पुणे में करूंगा, कहीं भी जाके मैं कर लूंगा। कितना पैसा दोगे? 50 लाख रुपए देंगे। वाह वाह वाह, मुझे मजा आ जाएगा। 50 लाख रुपए कुछ ना करने के मिल रहे। क्या ना करने के? यहां बिजनेस स्टार्ट मत करो भैया, यहां बिजनेस स्टार्ट मत करो। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या ये 50 लाख रुपए जो आपको दिए गए, क्या ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है? आप अभी उसके एम्प्लॉय हो? नहीं। आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है? नहीं। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। तो ये कौन से पैसे हैं? सर ये नॉन कॉम्पीट फीस है। ये एक नॉन कॉम्पीट फीस है जो दी जा रही। क्यों दी जा रही? कि भैया सेम एरिया में बिजनेस स्टार्ट ना करे एम्प्लॉय। अब तो एम्प्लॉय रहा नहीं, बराबर है ना। इस केस के अंदर इस 50 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये समझ आई बात? एम्प्लॉय ने भले ही, चलो एम्प्लॉय भी है, उसको नॉन कॉम्पीट फीस भी दी, लेकिन ये नॉन कॉम्पीट फीस है। इट इज नॉट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं है। ये बता दूं आपको, मैं छोड़ के जा रहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे, इसके बारे में लिखा है बेटा, सब छाप के दिया है, चिंता मत करो। इसी को आप एक्सटेंडेड एग्जाम्पल यहां देख सकते हो, एक्सटेंडेड एग्जाम्पल। ठीक है, an amount paid by employer to employee for not joining a competing business is paid by for providing the service or forbearance to act, bear कर भैया, यहां मत कर, and cannot be considered for providing service in course of employment। इसको बोलते हैं forbearance of act। forbearance of act बोलो मतलब नॉन कॉम्पीट फीस जो भी आप दे रहे हो, ठीक है, जिस भी फॉर्म में। समझ आई बात? क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अब इसके बाद कैजुअल वर्कर्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर, डेली वेजेस जिसको दे रहे हैं वो भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चाहे वर्कर परमानेंट हो चाहे कैजुअल हो, बेटा सैलरी होती है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिम आर सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी फॉर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विस टू क्लाइंट आर ऑल्सो सर्विस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भैया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आई होप ये समझ में आया आपको। अब एक जरा इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ लेना, और एक फिर मैं एक चार्ट आप लोगों को बनवा देता हूं इसका अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये। ठीक है, तो सर वो 50,000 का क्या हुआ? अब समझना। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बेटा एक बहुत अच्छा केस है, प्रैक्टिकल केस है, लाइव, बिल्कुल जीएसटी आने के पहले, जीएसटी आया था तब ये केस एक मुझे एक जने ने बताया था, वर्किंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। वो केस मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा। मतलब उससे क्या होगा, आपको पूरा एकदम अच्छा क्लियर हो जाएगा ये कि सर फिर वो 50,000 वाला क्राइटेरिया कब, जो आपने बोला शेड्यूल 1 पैरा 2 का प्रोविजन, सर फिर उसका क्या, उसका भी बताता हूं बेटा, ध्यान देना। पहले ये पढ़ते हैं, ओनली सर्विसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में किया हुआ है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रिलेम ऑफ सप्लाई। इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई सप्लाई। जो एम्प्लॉयमेंट के बाहर की चीज है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की चीज है, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी जिसके लिए कंसिडरेशन दिया गया, बेटा वो तो सप्लाई रहेंगी ना। ड्यूरिंग द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रहा, ये हर केस टू केस, देखिए एग्जाम में केस आएंगे, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्या सोचना पड़ेगा? क्या ये इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? क्या ये पैसा जो इस आदमी को मिला है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए मिला है कि बिना एम्प्लॉयमेंट, क्या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? अगर ऐसा कुछ है तो वो इसमें फिट हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गया, तो फिर सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई मानेंगे तो फिर तो टैक्सेबल वो सब है ही। ठीक है ना? अरे ठीक है ना। For example, service provided on contract basis by a person to another person, principal to principal, are not service in employment. अब मान लीजिए आपको मैंने कोई जॉब के लिए रखा है टेक्निकल, तो मैं आपको जॉब पे नहीं रख रहा, मैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, भैया ये काम कर और चले जा और अपने पैसा ले। तो ये काम, ये जॉब पे नहीं रखा मैंने आपको। यू आर प्रिंसिपल, यू आर कॉन्ट्रैक्टर, यू आर प्रिंसिपल, आई एम ऑल्सो प्रिंसिपल, बराबर है ना। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, भैया इतना काम है, इलेक्ट्रिशियंस को कई लोग रखते हैं, बराबर है, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होगा। और इलेक्ट्रिशियन को आपने अगर जॉब पे ही रख लिया परमानेंट, फिर वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये कंप्लीट किया। एक बेटा इसका छोटा सा चार्ट बनाना चाहेंगे आप लोग,
है ना, एक चार्ट बना लेते, ठीक है। तो कंपैरिजन कर रहा हूं मैं बेसिकली, इन दोनों के बीच का एक कंपैरिजन आप लोगों को बताता हूं। चलिए पढ़ते हैं, ये यहां पे लिखेंगे, ये आप लोग नोट कर लेना पॉज करके, मैं इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से आपको समझाता हूं। चलिए ध्यान देना, टाइटल डाल सकते हैं हम, कंपैरिजन बिटवीन, क्या, शेड्यूल 1 के अंदर इस टाइप का कुछ देखा था, प्रोविजो टू पैरा 2, उसमें ये पढ़ा था, एंड शेड्यूल 3 का पैरा 1 जो अभी अपन लोगों ने देखा है, बराबर है। इसके दोनों के बीच में क्या फर्क है, थोड़ा सा अभी आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। शेड्यूल 3 आप समझ गए, शेड्यूल 1 आप समझ गए, लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा, अब भी दूर कर देते हैं, कब शेड्यूल 3 में क्लासीफाई करना सर, कब शेड्यूल 1 में क्लासीफाई करना, कि फर्क तो है सर। शेड्यूल 1 में अगर आ गया तो सप्लाई मान लिया जाएगा, और शेड्यूल 3 में आ गया तो वो तो सप्लाई ही नहीं है, टैक्स लगने का तो सवाल ही नहीं उठता, समझ रहे हैं आप, है ना। तो अभी चलिए कंपैरिजन करते, देखिए एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, ठीक है, दो लोग हैं, बेटा जब भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप साइमल्टेनियसली भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप बाद में पॉज करके भी कर सकते हैं, आपकी जैसे इच्छा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को क्या दिया, सर्विस दिया, क्या दिया, सर्विस दिया, बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देंगे, पैसा देंगे, है ना, कंसिडरेशन, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडेड फॉर कंसिडरेशन इज टैक्सेबल 7(1)(b) के हिसाब से। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, 7(1) में क्या लिखा है उसको जाने दो, हम जो बोल रहे हैं वो मानो, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, कंसिडरेशन, देखिए अब ये कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिला, अगर ये कंसिडरेशन सैलरी है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भैया नो जीएसटी, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं माना जाएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर ये कोई इंसेंटिव है या परक्विजिट है या फिर गिफ्ट है इन काइंड, इस फॉर्म में कुछ तो भी दिया है कंसिडरेशन, तो वो गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, या सर्विस भी हो सकता है, बराबर है। लेकिन उसके लिए और थोड़ा बाइफर्केशन देखना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। कैसे सर, चलिए देखिए, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूं दोस्तों तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर देता हूं। देखिए अब मैं वो एग्जाम्पल पे भी आ जाऊंगा साथ ही साथ, ठीक है ना। चलिए हाँ, यहां लिखते हैं, इफ, आप लोग भी साथ में नोट कर सकते हैं, इफ परक्विजिट या फिर इंसेंटिव जो भी है इज गिवन बाय employer in course or in relation to, employer in course or in relation to employment, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते वर्ड, तो भैया नो जीएसटी, क्यू सर, एस पर एंट्री, क्या, एज पर एंट्री 1 या पैरा 1 भी बोल सकते हो। देखिए दिस कैन, वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, एंट्री 1 पैरा 1 इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ शेड्यूल 3, समझ आए, नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा, नो जीएसटी, सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरा सीन क्या है, दूसरा सीन देखिए, but if it is not in course or in relation
करेक्ट। अगर ये परक्विजिट इन काइंड, इंसेंटिव जो भी आपने दिया, अगर ये नॉट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अलग से कुछ तो भी दिया। सर ये अलग से क्या होता है, एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, 2 मिनट की बात। तो क्या होगा, तो शेड्यूल 3 में नहीं जाएगा, तो एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 प्रोविजो, मतलब जो प्रोविजो है, इट वुड बी, क्योंकि देखिए रिलेटेड पर्सन हो गया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में बैठते हैं और वो इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। लेकिन कितना, इट WOU इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, एंड GST इज पेबल, GST is payable if the aggregate है total value of जो perquisite है during a financial year, पूरे फाइनेंशियल साल में, फाइनेंशियल ईयर exceeds 50,000, exceeds ₹50,000 सप्लाई मानेंगे और जीएसटी देना पड़ेगा अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50,000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया तो सब है, बट सर आप एक एग्जांपल देने वाले थे। हाँ बेटा एग्जांपल देने वाला था, जरा ध्यान देना, बड़ा ध्यान रहता है एग्जांपल का, बहुत काम का एग्जांपल है। चलिए एक लाइव रियल एग्जांपल है, नागपुर के अंदर था, एक मेरा फ्रेंड है जो प्रैक्टिस करते जीएसटी के, उसने मुझे ये केस बताया था, तो वो मैं कैसे आपके साथ शेयर करता हूँ। बेटा ध्यान देना, एक कंपनी है, वो क्या करती थी, एम्प्लॉइज को खाना खिलाते थे, मतलब कि हम आपको खाना दे रहे हैं, ठीक है, मील देते थे, मतलब लंच बोल सकते और डिनर भी बोल सकते हो, मील देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें चार्ज नहीं लेते थे, वो मील देते थे ड्यूरिंग, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं शेड्यूल 2 के हिसाब से जाऊं, अगर शेड्यूल 2 जीएसटी आने के पहले तो चीज ही अलग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी आने के बाद ये जो शेड्यूल 1 है, सॉरी शेड्यूल 2 नहीं, मैं बार बार 2 निकल रहा है, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर जाए, अब वो लोग जो ये खाना खिला रहे थे, उनका सवाल था कि ये जो हम खाना दे रहे हैं, ये क्या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा क्या ये जीएसटी में आएगा क्या? तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे फ्रेंड हमने डिस्कस किया, तो मैंने कहा भैया देखो ये जीएसटी के अंदर अगर आप ये कहते हो कि ये जो खाना खिलाना है, ये फ्री मील जो आप दे रहे हो, ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, क्या आप इसको इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो क्या? मतलब एम्प्लॉय से डिस्कस कीजिए कि भैया देख तेरे कॉन्ट्रैक्ट में हम खाना भी तेरे को दे रहे हैं, बराबर है, तो फिर सर कोई जीएसटी नहीं आएगा, शेड्यूल 3 के अंदर क्लासिफाई कर देंगे इसको एंट्री 1 में। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तकलीफ में आ जाओगे आप, मतलब ये जो आप इंसेंटिव दे रहे हो ये अगर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, मैंने उनसे पूछा एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं सर, हम तो एक एहसान बताते हैं एम्प्लॉय को कि देख हम तेरे को खाना दे रहे हैं। अगर लेकिन उसको ये पता चल गया या उसको हमने आज ये बोल दिया कि ये तेरे एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, तो सर जब कंपनी कल लॉस में आ जाएंगी या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं रहेंगे, तो भी एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा ना, तो भी हमको खाना देना पड़ेगा, जब हमको तकलीफ भी रहेंगी। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, कुछ 50 लाख का अमाउंट था, शायद पर मंथ 50 लाख 50 या 25 लाख रुपए पर मंथ था बेटा, मुझे भी एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है अमाउंट, काफी मतलब जीएसटी भी बहुत हो जाता ना बेटा, 18% या इस पे शायद 12% जीएसटी है रेट टैरिफ के हिसाब से, इस पे 12% है खाने वाले पे, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कंपनी वाले पूछने, तो मैं बोला आप इसको या तो एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट क्लासीफाई कर दो। बोले सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाल तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कल अगर कंपनी लॉस में आ जाती तो भी वो बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, मतलब हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है। बेटा जब सैलरी मिलती ना तो एम्प्लॉय बोलता है एहसान क्या किया, मैंने काम किया उसका पैसा दिया, लेकिन सैलरी के अलावा अगर एम्प्लॉयर कुछ और देता है तो एम्प्लॉय बड़ा खुश होता है, अरे देखो सैलरी के अलावा भी मेरे मालिक ने मुझे कुछ और दिया।
तो वैसे ही यहाँ पे हम एहसान बता रहे थे, सर उसको देख तेरे सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, फिर भी हम तेरे को खाना खिला रहे हैं। बोला ठीक है, अगर पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए के ऊपर जाता है कि हाँ जाता है, बोले सर तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। या तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लाओ इसको, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो भैया फिर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में चला जाएगा। ये रिलेटेड पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन आपने कुछ तो भी दिया, हाथ दिया ना सर, विदाउट कंसिडरेशन, तो ठीक है फिर जीएसटी भरने के लिए तैयार रहो। आखिर उन्होंने जीएसटी भरा, बोले सर नहीं वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं दिखा सकते सर, कॉन्ट्रैक्ट में दिखा देंगे तो एम्प्लॉय हर साल मांगेगा, मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे तो दो, और किसी साल लॉस हुए तो कैसे देंगे फिर उसको। चीज समझ रहे नहीं समझ रहे आप, ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए फिर वो पैरा 2 के अंदर जाने लगा। आई होप आपको समझ में आया है ना। तो ये था क्लासिफिकेशन बेटा। तो ये हमारा पहली एंट्री कंप्लीट हुई। देखिए टाइम लग रहा है, मुझे 1.25 घंटा लग गया एक एंट्री पढ़ाने में, लेकिन आपको मजा आएगा। मजा इसलिए कि पूरा सर समझ जाएगा। देखिए टाइम लगेगा, 2 लेक्चर ज्यादा लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जीएसटी एकदम जड़ से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। फाइनल में कभी तकलीफ नहीं जाएंगी। जब फाइनल वापस मेरे पास आऊंगे तो इतना सब पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक चेंजेस बहुत हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, सेकेंड आते, अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। सेकेंड हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 3 यानी नेगेटिव लिस्ट, इनको सप्लाई ही नहीं मानते, इनको सप्लाई नहीं मानते तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का सवाल ही नहीं उठता, यानी सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। सर्विस बाय कोर्ट, ये तो आना ही था बेटा। कोर्ट, ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इनको भी सर्विस देते हैं। हम स्टैम्प फीस भरते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं, बराबर है ना। कोर्ट यानी कौन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ सर्विस दिया तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये भी कॉमन सेंस की बात है, इस पे भी नहीं आना चाहिए, है ना। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी सप्लाई, सर्विस नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। क्या है, ये उनकी ड्यूटी है, वो हमको सर्विस नहीं दे रहे। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम एमएलए बोलते हैं। मेंबर ऑफ पंचायत, कॉर्पोरेटर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। Duties performed by any person who holds post in pursuance of provisions of the Constitution in that capacity. Example, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बराबर है। गवर्नर हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये कोई सर्विस नहीं है, ये एक संवैधानिक पद है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है, मतलब संवैधानिक पद जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैपेसिटी में ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर, इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एग्जाम वगैरह रहती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी, या गवर्नर ऑफ स्टेट एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं। और एक और चीज आती है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ हिज क्लॉज। मतलब यहाँ पे उसको एम्प्लॉय नहीं मान रहे। अब इसमें पता है कौन आता है, जैसे फाइनेंस कमीशन, ठीक है, क्या एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, लगे तो आप लिख सकते हैं। फाइनेंस कमीशन, ये क्या है, इट इज अ बॉडी, इट इज अ बॉडी established, it is a body established by president of India। अब इसके अंदर जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, मान लीजिए चेयरमैन, डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया जाएगा, तो ये स्पेशल बॉडीज है एज अ चेयरमैन, डायरेक्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई और लोकल अथॉरिटी ने स्टैब्लिश किया है। तो ये कमीशन जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, इसके डायरेक्टर, तो इस पे भैया उसको आउट ऑफ जीएसटी रखा जाएगा। आई बात समझ में, उसको आउट ऑफ जीएसटी रखा जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद एक और चीज, चौथा, ये तो आना ही था, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियर, सेरेमेटोरियम और मोटरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। जाते जाते क्या उससे जीएसटी लेंगे बेचारे से, है ना। तो वहां शमशान पे जो भी कुछ सर्विस, लकड़ी प्रोवाइड करना, या इवन ट्रांसपोर्टेशन, घर से आजकल शमशान तक वैन वगैरह में ले जाते हैं, तो ये सब चीजें मतलब
इसको इस सर्विस को सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जाते जाते टैक्स मत दे भैया, है ना, जाते जाते क्या टैक्स देगा बेचारा, मरे हुए को क्या मारेंगे। ठीक है, फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले मैं सिक्स्थ लेऊंगा। ठीक है, फिफ्थ को थोड़ा टाइम लगेगा, मस्त अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ को थोड़ा चुस्की ले लेके पढ़ाएंगे। उसके पहले मैं सिक्स्थ पे आता हूं। सिक्स्थ पे क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए बेटा। सिक्स्थ पे लिखा एक्शनेबल क्लेम। ओहो सर, एक्शनेबल क्लेम को तो गुड्स में लाया गया था और उस पर जीएसटी लगाया गया था, हाँ, लेकिन कुछ एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया है, नेगेटिव लिस्ट में डाला है। कौन से एक्शनेबल क्लेम? अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मैंने उस वक्त भी बताया था गवर्नमेंट का इंटेंशन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को जीएसटी के दायरे में लाना है, तो समझ लो बात। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनके अलावा और कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो तो वो यहां पे आएगा, यहां पे यानी शेड्यूल 3 में आएगा। शेड्यूल 3 में आएगा मतलब उस एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं बोलेंगे। सर वहां तो आपने बोला था गुड्स, नो इफ नो बट, मैंने पहले ही आपको बोला था सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। उसमें क्या लिखा था? कोई मतलब नहीं, इफ बट जाने दो, हम जो अभी कह रहे हैं वो सुनो। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा है, हाउएवर दिस पैरा ऑफ शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड एक्सक्लेमेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सप्लाई। यानी लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को अभी भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, ओनली लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई। बाकी के एक्शनेबल क्लेम के कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पैरा 5 एंट्री 5 ऑफ शेड्यूल 3, जरा वर्ड्स पे ध्यान देना। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के 5 में क्या लिखा है अभी पता नहीं है हमारे को, वो बाद में बताऊंगा और अभी डिस्कस भी नहीं करेंगे, उसका फिलहाल रेलेवेंस भी नहीं है रेलेवेंस है लेकिन उसके बिना भी ये समझाया जा सकता है। एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, 2 पार्ट में बांट दिया मैंने इसको, है ना। एक आपने लिखा सर सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई नहीं, गुड्स सर्विस तो बात की बात है जी, सप्लाई नहीं मान रहे सेल ऑफ लैंड को, अच्छी बात है। सिर्फ बेटा एक वर्ड पे थोड़ा 3 बार अंडरलाइन कर लो आप भी, उसका कहानी बाद में बताऊंगा। क्या एक्सक्लूड किया है? सेल को, समझ आया बात, सेल को एक्सक्लूड किया है, यहां पे भी सेल को एक्सक्लूड किया है। क्यों सर इतना घसवा रहे हमारे से अंडरलाइन करा रहे? 10 मिनट में अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा, 10 मिनट ज्यादा नहीं। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे आएंगी। अब चलिए, मैं अंडरलाइन कर लिया, डेटा सेल लिखा है। चलिए मेरे एक सवाल का पहले जवाब, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, आपको मजा आएगा, है ना। अपन आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, सप्लाई की, जरा ध्यान देना। 7(1)(a) में क्या लिखा है? 7(1)(a) ये रहा, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। सेल के साथ सेल इतना ही होता है, बाकी ये चीजें अलग अलग है। बट सर गुड्स की बात कर रहे हैं आप, सर गुड्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा गुड्स के अंदर क्या क्या आता है? सर गुड्स के अंदर तो आपने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती, क्या क्या आता? ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। गुड्स में क्या आता है? मूवेबल। क्या लैंड मूवेबल है? बिल्डिंग मूवेबल है? नहीं सर, वो इमूवेबल है। तो क्या नया किया सर अलग करके? हाँ, अलग कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ये बात ध्यान रखना, गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल आती, इमूवेबल नहीं आती है। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी
यही अपनी बिल्डिंग, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, गुड्स की बात की है, गुड्स का लिखा है सेल ट्रांसफर, ठीक है। चलिए, अब इतना ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, तो उसको बाद में देखेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग, इनको क्या कंसिडर किया जाएगा, इनको सर सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसका कारण पता है क्या है, लैंड और बिल्डिंग पे देखो, आपको एक चीज बताता हूं, लैंड और बिल्डिंग के सेल के ऊपर आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटी लगती है। क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो किसका रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू। बेटा एक बात ध्यान रखना, अब इस केस के अंदर चीज आप ध्यान से समझिए, अगर जीएसटी लगाया स्टैम्प ड्यूटी पे, तो एक तो ये टैक्स पे टैक्स हो जाएगा, और उसके बाद वो किससे चार्ज शेयर करना पड़ेगा, वो शेयर करना पड़ेगा आपको इससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेल ऑफ लैंड के ऊपर ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी है, अब आप उस पर जीएसटी, अगर उसको जीएसटी के दायरे में लगा दोगे तो जीएसटी यानी आधा आधा होगा, आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का। स्टेट ने साफ मना कर दिया, नहीं भैया सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को नहीं लाया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग क्यों नहीं लाते, बिकॉज इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। क्या लगती है बेटा, स्टैम्प ड्यूटी नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, गुड्स की डेफिनेशन तो दिखा दिया, सर्विस की डेफिनेशन में क्या था वापस देख लो। Service means anything excluding goods, money, security. Anything excluding goods is called as service. Oh ho. Anything excluding goods, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सर्विस कहते हैं सर। बहुत बढ़िया। गुड्स की डेफिनेशन में तो नहीं आ सकता है, लेकिन सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में आ सकती है क्या। देखिए, गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, और गुड्स के अलावा जो भी है उसको सर्विस मान लिया जाता है। गुड्स के अलावा जो भी सर्विस मान लिया जाता है, तो सर सर्विस पे तो जीएसटी है ना। अरे हाँ की ना, देखिए ना सर्विस पे जीएसटी यहां लिखा है ना आपने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं सर्विस में आ गई तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में आ गई तो ओहो, तो सर्विस सेल ट्रांसफर बार्टर सब कुछ जीएसटी में आ जाएगा। इसीलिए सेल को एक्सक्लूड किया है, बाकी चीज देखिए बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। सर कंफ्यूजन मत करो ना, कंफ्यूज हो रहा ना, हाँ सर कंफ्यूज तो हो गया, मैं भी हो गया है ना। नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दूर किए देते हैं। अभी आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जीएसटी के दायरे में लाना था। देखिए गुड्स मींस एनी, गुड्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले तो आप एक चीज समझ लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग ही आता है कि और कुछ भी आ सकता है? आ सकता है ना सर, क्या आ सकता है सर? आपके एग्जांपल देता हूं मैं, मशीनरीज दैट आर एम्बेडेड इन अर्थ, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। आपके बेस्ट एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, सुना होगा आपने, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एम्बेडेड इन अर्थ, उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे जियो का टावर है, या बीएसएनएल का टावर है, या आइडिया का टावर है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओहो, सही बात है। तो गुड्स में नहीं आती इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में आ जाती है। हाँ आ जाती है सर, बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। बहुत वाइड है स्कोप सर्विस की डेफिनेशन का। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सर्विस में आ जाएगा तो ये तो बैंड बज जाएंगी। नहीं सर, बैंड नहीं बजने देंगे। एक यहां देखिए, यहां हमने सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को बाहर रख दिया है।
लेकिन सिर्फ दो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर रखा है, कौन सी? लैंड और बिल्डिंग। उसके अलावा सर, उसके अलावा यहां नहीं बैठेंगे। मोबाइल टावर यहां नहीं बैठेगा, मशीनरी जिस एम्बेडेड इन अर्थ यहां नहीं बैठेगा। मतलब क्या वो सर्विस माना जाएगा? हाँ, वो सर्विस माना जाएगा। मतलब सर, बीएसएनएल ने जियो को टावर बेचा तो वो क्या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? मानना पड़ेगा। गुड्स में नहीं आ रहे तो गुड्स में सिर्फ मूवेबल आ रहे, एनीथिंग अदर देन गुड्स यानी इमूवेबल। इमूवेबल तो भैया सर्विस में आ गया डेफिनेशन के हिसाब से, और सर्विस में आने के बाद उसको हटाया भी नहीं है। देख लो, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के सेल पे, वो भी सिर्फ सेल पे, लीज पे दिया, रेंट से दिया लैंड या बिल्डिंग, उसके बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ सेल लिखा है। चीज समझ लो। बार्टर एक्सचेंज भी नहीं लिखा, सिर्फ सेल लिखा है। वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सिर्फ सेल लिखा है, दैट मीन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट सब्जेक्ट, नॉट सप्लाई। अब मैं कहता हूं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ टावर, क्या वो सप्लाई? हाँ सर, उसके बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि सप्लाई नहीं है। तो वो सप्लाई कैसे हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है? नहीं सर, नहीं है। सर्विस है? हाँ सर, सर्विस हो सकता है, क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, ऐसा लिखा है साहब। और वो मनी और सिक्योरिटी भी है, तो आ सकता है। ओ हो, तो ये तो तकलीफ हो गई सर। तो पैरा 5 के बारे में थोड़ा समझाइए हमारे को। चलिए बेटा, समझाते हैं। एक फर्स्ट क्लास चार्ट बना लो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना? ध्यान देंगे। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा मैं दो चीज लेता हूं, ठीक है? जरा ध्यान देना। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैं लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? LNB, लैंड एंड बिल्डिंग। और एक है अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है? तो इसके बेटा 3 पार्ट करिए, इसके 3 पार्ट कर दो, ज्यादा बेटर है। इसके 3 पार्ट में सबसे पहले सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूं। क्या लिखूं मैं? सर आप लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो बेटा क्या होगा? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सर ये तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। क्यों नहीं? सर पैरा 5 अभी आपने देखा, एज पर पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3, यहां तक क्लियर है? अगर आपने लीज, रेंट, लाइसेंस पे दी तो, लीज, रेंट या लाइसेंस पे, तो क्या होगा? ट्रीटेड एज सप्लाई। गुड्स नहीं मानेंगे लेकिन सप्लाई मानेंगे। ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे लेकिन एंड लाइबल, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, लाइबल टू GST। चलिए, अब बेटा जो 5B, ये देखो एक चीज बता देता हूं यहां पे, मैं यहां का एक पार्ट ये छोड़ रहा हूं टेम्पररी, ये यहां पे भी कुछ है लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि आप नहीं समझोगे। मैं अभी पढ़ाने का हूं शेड्यूल 2 आप लोगों को, क्योंकि यहां पे बेटा एक चीज लिखा था, सब्जेक्ट टू पैरा बिल्डिंग की बात है, पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, तो मैं उस पर अभी आया नहीं हूं, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूं फिलहाल एक पार्ट इस चार्ट का। तो इस पे मैं वापस आऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए आप इतना समझिए। हाँ, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होगा? इसमें क्या आते बेटा, जरा ध्यान से मुझे बताना, क्या आएगा इसके अंदर? सर इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल, आप समझ सकते, मोबाइल टावर, मोबाइल टावर या मशीनरी, मशीनरी एम्बेडेड इन अर्थ, उसको वो कहा जाता है बेटा, इमूवेबल कहा जाता है, मशीनरी एम्बेडेड। यानी अब अगर इसको निकालना है तो पूरी तोड़ताड़ करके ही निकलेंगी, इतनी फंस चुकी है जमीन के अंदर, कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है, एम्बेडेड इन अर्थ, बराबर है? ये जो है इट इज, ध्यान देना, इट इज नॉट कवर्ड इन पैरा 5। पैरा 5 में ये चीजें कवर्ड नहीं है, मतलब
क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, यस। लायबल, LIAB, सॉरी, स्पेलिंग की कभी चिंता मत करना, स्पेलिंग आपको मालूम है, ठीक है। मैं स्पेलिंग सिखाने नहीं आया, मैं आपको जीएसटी सिखाने आया। लायबल टू जीएसटी, क्लियर है, ये एकदम क्लियर है, आई होप। इसको थोड़ा पेंडिंग रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पेंडिंग। यहाँ पे भी कुछ आएगा, क्या आएगा, 5B ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना बेटा, क्लियर है ना, चलिए ठीक है ना, ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करेंगे। 5 हो गया, 6th भी हमारी एंट्री हो गई। हाँ, ये दो छोटी, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखिए, ये रीसेंट नोटिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर्कुलर आया है, ये अमेंडमेंट है इसीलिए। और एक ये भी चीज है, ये दोनों मैं अभी कवर करता हूं, जरा ध्यान देना। सेक्शन 7(2)(b), एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। क्या था जरा वापस एक बार बता दूंगा आप लोगों को, वापस मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे आता हूं। ये देख लीजिए, हमने अभी 7(2)(a) देखा, 7(2)(a), इसको अपन ने पढ़ा शेड्यूल 3 के साथ। अब हम देख रहे हैं 7(2)(b), इसमें कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें लिखी है, और ये दोनों भी चीजों को बेटा, क्या 7(2)(a) प्लस दिस 7(2)(b), इस दोनों भी चीजों को शेल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी, और वो भी क्या, नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सबसेक्शन 1, यानी दोनों भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। वैसे अपन ने देखा था, गवर्नमेंट अगर पब्लिक अथॉरिटी बनकर सर्विस देती है यूरिनल वगैरह की, उस पर कुछ लेते जीएसटी लगता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कुछ एक्सक्लूशन है, तो एक्सक्लूशन को देखा जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये बहुत आसान है बेटा, इसमें ऐसा समझाने जैसा एज सच बहुत कुछ नहीं है, इजी है, काफी इजी है। एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, government is empowered to notify the activities transaction undertaken by central government, स्टेट गवर्नमेंट, ये एम्पावर है, गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है इन चीजों को कि भाई कुछ भी कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफाई कर सकती है कि भैया इसको, इस एक्टिविटी को, हमारी इस एक्टिविटी को ना सर्विस मानो ना गुड्स मानो, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, मतलब सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। ऐसी एक्टिविटी गवर्नमेंट को पावर देता है, कौन देता पावर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज B गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी एक्टिविटी को नोटिफाई करने का कि उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई बात समझो, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ऐसा पावर गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, ठीक है। नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन लाया गया था एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन। क्या कौन सी एक्टिविटीज को लाया है सर, सर्विस बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड बाय पंचायत अंडर 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेट पर्पस। फर्दर इसके बाद सीबीआईसी ने और एक्टिविटीज को लाया गया, और एक्टिविटीज लाया है। कौन सी एक्टिविटीज, जो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो कौन सी एक्टिविटीज, पहला, और इसमें एक इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली सर्क्यूलर आया है, इसीलिए बेटा इसका क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। अगर अभी रिसेंट एग्जाम में नहीं आया तो नवंबर में तो पक्का आएगा। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है, भले ही 2 मार्क का है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और मतलब ये जरा नाम, अगर ये गलती से याद रख लिया तो फिर तो क्या देखना पड़ता, याद रहे तो लिखना बेटा, नहीं तो सर्क्यूलर नंबर एज पर सर्क्यूलर ऑफ जीएसटी 2019 ऐसा लिख देना, ठीक है ना। नंबर वगैरह याद रहे तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। डेट याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या जीएसटी के दायरे में आता, ना नहीं आता, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन
जो लोग उस दुकानें अल्कोहलिक लिकर बेच रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन वाली, उनको, और जो किसका रेवेन्यू है सर, वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इसके बारे में हमने हेल्दी डिस्कशन किया था। सेकेंडली सर, इसका हर साल लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लाइसेंस रिन्यू, एक तरह का टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लाइसेंस रिन्यूअल पे। अब इस रिन्यूअल चार्जेस को, ये सप्लाई ऑफ जो सर्विस है बाय गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्या इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? अब स्टेट्स ने बोला अगर आप इस पे जीएसटी लोगे तो देखिए पहले ये एक टैक्स है, लाइसेंस रिन्यूअल की जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये ऑलरेडी एक टैक्स है, और उसके ऊपर और आप जीएसटी लगा रहे हो, दैट मींस टैक्स ऑन टैक्स, और उसमें से भी जीएसटी का आधा हिस्सा स्टेट को और आधा हिस्सा सेंट्रल को जाएगा। स्टेट्स ने मना कर दिया, नहीं गलत है ये, दिस इज नॉट फेयर। तो इसीलिए एक सर्क्यूलर आया। अभी सर्क्यूलर क्या कहता है, ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है। देखिए, सर्विस बाय ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीजर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी बाय वॉट एवर नेम इज कॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज एंड शेल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर्क्यूलर भी आया इस रिगार्डिंग, इसमें क्लैरिफिकेशन आया कि about special dispensation applies only to supply of service by way of grant of liquor license by state government as an agreement between center and states, has no applicability or precedence value in relation to grant of other license and privileges for fee in other situation or GST is payable। सर कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। जो पहला नोटिफिकेशन नंबर 25/2018 है, जो 30/9/2019 का नोटिफिकेशन है, वो कहता है कि अल्कोहलिक लीकर पे जो लाइसेंस है, क्या है, अल्कोहलिक लीकर पे जो लाइसेंस फीस ली जा रही है उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन आया 11/10/2019 को कि भैया हम जो ये रियायत दे रहे हैं ना, सिर्फ अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस रिन्यूअल पे दे रहे हैं, इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट और कई तरह के लाइसेंस को रिन्यू करती है। एग्जांपल माइनिंग, जैसे मध्य प्रदेश में माइनिंग, राजस्थान में जो आपके किशनगढ़ एरिया वगैरह है वहां माइनिंग होती है। माइनिंग यानी मार्बल वहां से निकलता है, तो वो माइनिंग का खान अलोकेट कर दिया, एक पूरी खान आपके मार्बल की खान अलोकेट कर दिया, तो बेटा वो लाइसेंस अगर रिन्यू होता है तो उसपे जीएसटी रहेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। चीज समझ लेना, यहां पे किसका, सिर्फ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, कौन सा, कम ऑन, अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस का रिन्यूअल का जो चार्जेस, जो फीस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे उसको सप्लाई, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, it may be noted that services provided by government to business entities including license of privileges, license of mining rights, natural resources, as against payment of consideration in the form of fees, royalty are taxable under GST. Tax is required to be paid by business entities on such service under reverse charge. अब reverse charge क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर होगा बेटा ये, आई होप। एक और चीज पे आऊंगा, एक और चीज पे जरा ध्यान देना हूं। अब ये इसके अंदर एक चक्कर हो गया था, बहुत बड़ा चक्कर। पता है क्या चक्कर हुआ था? चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये निकले और ये ट्रक गया कस्टमर के प्रीमाइसेस पे, और कस्टमर के प्रीमाइसेस में एंटर होके ये ट्रक अनलोड हुआ। ये ट्रक में थे गुड्स, क्या थे, गुड्स। मुझे एक छोटा सा कॉमन सेंस बताइए, इस वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर क्या ये सप्लाई है? हाँ सर सप्लाई है। वैल्यू ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर ऑब्वियसली लगेगा, क्या तकलीफ है? मेरा सवाल, कौन सी वैल्यू? क्या सर ये गुड्स की वैल्यू? डिपार्टमेंट ने पता है क्या किया था? तुमने क्या बेचा, तुमने क्या निकाला फैक्ट्री के बाहर, क्या सप्लाई किया तुमने? सर हमने सप्लाई किया ये गुड्स, साथ में ये ट्रक भी तो गया, कीमत तो ट्रक की भी है, वैल्यू के अंदर गुड्स भी जोड़ा प्लस ट्रक की भी कीमत जोड़ा। अरे बेवकूफो,
ट्रक तो एज अ फॉर्म ऑफ कन्वेंस है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए है भैया गुड्स। आप ठीक है डेफिनेशन में है, देखिए डेफिनेशन में तो है, डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो ट्रक की वैल्यू भी जोड़नी चाहिए। देख लो आगे आपको बता देता हूं, ये देखिए कहां गया, ये देखिए सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स डिस्पोजल, एग्री टू मेक कंसिडरेशन इन फोर्स ऑफ बिजनेस, बराबर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या इतने भी टेक्निकल मत बनो यार, टेक्निकलिटी ठीक है लेकिन इतने टेक्निकल बन सकते क्या? नहीं सर, इतने टेक्निकल नहीं बन सकते सर, सप्लाई नहीं हो रहा है, आप इतने टेक्निकल नहीं बन सकते सर। लेकिन उसके लिए फिर क्लैरिफिकेशन लाना पड़ा, इन्हें इतनी बड़ी बेवकूफी हो गई थी। जरा देखिए ध्यान से, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस क्या रहता सर? ट्रेन रहती, बस रहते, ट्रक रहते, टैंकर, ट्रेल, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, किसी भी चीज से गुड्स आ जा सकते हैं ना। तो देखिए इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वेंस जा सकता है। ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको क्या सप्लाई मान लेंगे क्या? नहीं सर। लेकिन देखिए जरा ध्यान देता, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ, अगर वो गुड्स कैरी कर रहा है या पैसेंजर कैरी कर रहा है या बोथ, या फिर रिपेयर और मेंटेनेंस के जा रहा है। जैसे आपको मालूम है इंडिगो एयरलाइंस रहती है, इंडिगो का एयरलाइन जो प्लेन है उसका रिपेयरिंग हब दिल्ली है, यानी कहीं का भी प्लेन होगा वो रिपेयर होने के लिए कहा जाएगा सर, वो रिपेयर होने के लिए दिल्ली में ही जाएगा, बराबर है। तो वो जो रिपेयर होने के लिए दिल्ली में जाता है तो वो भाई प्लेन, अब ठीक है ना, समझ लो आप बात, प्लेन कोई मोड ऑफ कन्वेंस है, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई। अब आप ये प्लेन ही बेच रहे हो, आप ये ट्रक ही बेच रहे हो, मान लीजिए टाटा मोटर्स ट्रक बनाती है, अब ये ट्रक महाराष्ट्र से निकल के गुजरात जाता है, तो महाराष्ट्र में मान लो उनकी फैक्ट्री और गुजरात में सप्लाई हो रहा है तो उसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि ट्रक ही गुड्स है, ट्रक ही बेच रहे हैं। लेकिन यहां ट्रक में डाल के आप गुड्स दे रहे हैं, ट्रक इज द फॉर्म ऑफ कन्वेंस। इसको डिस्कस किया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 11 जून 2017 इमीडिएटली, क्योंकि इतने बड़े बेवकूफी कर दी भैया। एक तारीख को तो ये जीएसटी आया तो बराबर 11 जून से डिस्कशन हुआ और काउंसिल ने रिकमेंड किया कि इंटरस्टेट मूवमेंट शेल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर नॉट लायबल टू आईजीएसटी, ठीक है। thus above activity may not be treated as supply and consequently IGST will not be payable on such supply. However, CGST, SGST, IGST as the case may be shall be leviable on repair and maintenance done for such conveyance. जैसे अब ये इंडिगो का प्लेन दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर तो जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, वो चीज अलग है। अब इसके अंदर एक चीज और आ गई बेटा, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल अदर गुड्स गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स। तो इसका क्या हुआ, अबाउ सर्कुलर शेल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ये जो सर्क्यूलर है ये एज इट इज इस पे भी अप्लाई होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ठीक है। अप्लाई टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, tools, spares and all goods on wheels like crane except in cases where such movement is for further supply। अब देखिए ना, जैसे आपकी बाइक का कोई पार्ट खराब हो जाता है, बराबर है, और आप वो गुड्स अपनी बाइक में लगाते हो तो वो उसके अंदर चला जाएगा, सर्विस के अंदर। जैसे कैसे, देखिए, सच इंटरस्टेट मूवमेंट शेल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कॉन्सिक्वेंटली नो आईजीएसटी वुड बी लीवेबल ऑन सच मूवमेंट्स। देखिए हीरो होंडा की फैक्ट्री है, हीरो होंडा का सर्विस शॉप है, दोनों मान लीजिए हीरो होंडा का ही है, एक जगह से निकल के दूसरे जगह में गुड्स रखने के लिए जा रहे हैं। अब वो जब स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम होंगे तब सप्लाई माना जाएगा। एक जगह से निकल के दूसरे जगह स्पेयर पार्ट्स जा रहे हैं तो उसको टूल्स जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए मैं किसी को रिपेयरिंग के लिए बुलाता हूँ, गुजरात से मेरा मशीनरी है, अब वो मशीनरी को मैं रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर उसकी जरूरत पड़ गई, मैं गुजरात से टेक्नीशियन को बुला रहा हूँ। अब साथ में वो आएंगे तो अपना पूरा टूल बॉक्स वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। अब वो जो लेके आएंगे तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, क्या वो टूल बॉक्स जो है उनका, भले कितने का भी हो, क्या वो सप्लाई मान लिया जाएगा? उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में निकला तो क्या उस पर आईजीएसटी लगेगा क्या? नहीं सर, वो तो टूल बॉक्स है, वो तो मेन सर्विस देने के लिए ना, वो जो सर्विस अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस है। लेकिन वो टूल्स जो है सर, वो कैसे आप मान सकते हो गुड्स, या इट विल बी नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। लेकिन हाँ, आईजीएसटी, जीएसटी, वो जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे लगेगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्लियर होता है। और सेक्शन 8 पे तो मैं बाद में आऊंगा,
सेक्शन 8 बहुत आसान है बेटा, सेक्शन 8 में ऐसा कुछ बहुत बहुत यानी बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके पहले अब मैं जरा आपको इस पे आ जाते हैं हम, सेक्शन 7(1)(a) के ऊपर किस पे आएंगे, सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, जरा ध्यान देना। सर आपने हमको क्या पढ़ाया, हाँ हमने ये पढ़ा दिया सर, ग्रीन टिक मारता हूं, चल लो सर। 7(1)(a) पढ़ा दिया, 7(1)(b) पढ़ा दिया, 7(1)(c) विद शेड्यूल 1 पढ़ा दिया, 7(2)(a) विद शेड्यूल 3 पढ़ा दिया, 7(2)(b) भी शेड्यूल 3 पढ़ा दिया। 7(3) तो बहुत आसान है, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ एक ही बात है सर। ये बचता है 7(1) कैपिटल ए विद शेड्यूल 2, और इसके बाद दो चीज, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड। ये बहुत आसान है बेटा, इसको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो मैं अब आता हूं इसके ऊपर, मेन आपका 7(1) कैपिटल है विद शेड्यूल 2, ठीक है। तो ये पूरा इसमें कंप्लीट नहीं होगा हमारे इस लेक्चर के अंदर, थोड़ा सा इसमें लूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर और 1-1.5 घंटे का लेक्चर इस पे हम डालेंगे, ठीक है। टोटल 4 लेक्चर में हमारा सप्लाई कंप्लीट होगा बेटा। फर्स्ट 2 लेक्चर 2 आवर्स के हमने डाल दिए थे आपको, अभी तीसरा लेक्चर 1.5 आवर, और चौथा लेक्चर अगेन 1.5 आवर, अप्रोक्सीमेट उतना लगेगा ढंग से अगर हमको कवर करना है पूरी चीजें तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले 7(1)(a) के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और उसके अंदर क्या कवर्ड है ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे, ठीक है। क्या और कैसा, क्या क्या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 7(1)(a) से, या एक लेक्चर पूरा 2.5 घंटे का भी शूट कर सकते, लेकिन नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, फिर 2.5 पौने 3 घंटे तक, 3 घंटे तक शायद लेक्चर चले जाए। ये नहीं करेंगे हम, 1.5 घंटा, ठीक है, चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7(1)(a) जरा ध्यान देना बेटा, 7(1)(a) पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले 7(1)(d) था, ये 7(1)(a) रिफाइंड फॉर्म है किसका सर, ये रिफाइंड फॉर्म है 7(1)(d) का। 7(1)(d) हट गया, 7(1)(a) आ गया, ठीक है। तो ये रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अब ये 7(1)(d) में क्या था क्या नहीं बेटा, 2018 में ही हट गया, तो मैं नहीं चाहता भी उसको जबरदस्ती हम डिस्कस करें, अननेसेसरी कोई फायदा नहीं होगा उसको डिस्कस करके, बराबर है ना, ठीक है। तो हम लोग अभी 7(1)(a) को ही डिस्कस करते हैं। सेवन वन ए ये नहीं कह रहा कि ये सर्विस, ये सप्लाई है कि नहीं है, ऐसी कोई बात 7(1) नहीं करता। 7(1) क्या करता है सर, 7(1) कैपिटल है, सॉरी मुझे बोलने में ध्यान देना पड़ेगा, 7(1) कैपिटल ए कहा जाएगा इसको। एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस सेक्शन 7(1) कैपिटल ए में कुछ एक्टिविटीज और कुछ गुड्स को, मतलब सॉरी कुछ एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानना। क्यों ऐसा सर, क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं, बाइफरकेट इसलिए कर रहे हैं, टैक्स रेट अलग है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे टैक्स का रेट अलग है, सप्लाई ऑफ सर्विस पे टैक्स का रेट अलग है, आई बात समझ में, इसीलिए बाइफरकेशन करना जरूरी है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, रेड विद शेड्यूल 2। अब ये शेड्यूल 2 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानना। मतलब एक चीज समझ लेना, 7 सबसेक्शन 7(2) जो था वो क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा था, वो क्या दे रहा था, वो हमको ये बता रहा था कि ये सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई है, ये सब सप्लाई ही नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रहा है, किसका क्लासिफिकेशन दे रहा है, कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना। समझ आई बात। मैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 7(1) के हेडिंग्स कवर करूंगा, और ये जो एक्टिविटीज है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले इतना ध्यान दीजिए। सेक्शन 7(1)(a) ऑफ CGST एक्ट क्लासिफाई सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूटिंग सप्लाई, मतलब सप्लाई है। सेक्शन 7(2) के अंदर तो सप्लाई नहीं मान रहे हम उसको, लेकिन यहां पे सप्लाई है, लेकिन उसको किस में डालना, सप्लाई ऑफ गुड्स में डालना कि सप्लाई ऑफ सर्विस में डालना। अब ये इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी,
यहां पे स्पेसिफिक शेड्यूल 2 के अंदर ये कहा गया है कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानना कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानना, तो आपको भी वैसे ही क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सीधा सीधा बता रही तो प्रॉब्लम क्या है ना। कंफ्यूजन मिटाया इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से बहुत कंफ्यूजन होता था, मिटा दिया। Schedule 2 of CGST Act contains the list of activities or transactions which have been classified as either as supply of goods or supply of service. This helps in mitigating the ambiguities which were existed in earlier laws. पिछले लॉ के अंदर बहुत एम्बिग्यूटी थी, सर्विस में डालना कि गुड्स में डालना, वो हटा दिया। अब इसका एक एग्जांपल है क्या एम्बिग्यूटी थी, उसके बारे में लिखा है। अर्लियर लॉ के अंदर रेस्टोरेंट यूज टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट ऑन वैल्यू ऑफ फूड सर्व्ड। ओहो, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस में सिर्फ फूड नहीं रहता, साथ ही साथ क्या रहते हैं दोस्तों सर, उसके अंदर सर्विस भी रहती है। दिस इज सो बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वेयर इन्वॉल्व, दोनों चीजें इन्वॉल्व थी, एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट्स दैट इज रिस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड। सर्विस टैक्स लॉ भी ट्रिगर हो जाता था, वैट लॉ। अब क्या होता था, दोनों लॉ अलग अलग थे, एक स्टेट गवर्नमेंट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, बराबर। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों बोलते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं, मेरे को भी टैक्स चाहिए, मेरे को भी चाहिए। अब जीएसटी में ऐसा नहीं है। अंडर जीएसटी सप्लाई बाय रेस्टोरेंट ट्रेटर एज कंपोजिट सप्लाई, ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। सिंस फूड एंड सर्विस आर नेचुरली बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, वो भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेचुरली बंडल क्या होता है, ये सब डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से शांति से बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। Specifically provides that such composite supply shall be treated as supply of service. Hence, the entire value of invoice shall be treated as value of service and liable to GST accordingly. ठीक है, तो किसको GST किसको काय में लाया गया उसकी बात हम लोग इसके अंदर यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अभी यही रुकते हैं। 7(1) कैपिटल ए का आपको क्रक्स समझ में आया। अब नेक्स्ट इसके अंदर इसकी एक्टिविटीज दोस्तों हम लोग शांति से डिस्कस करें, क्योंकि इस लेक्चर में डिस्कस किया तो कम से कम 1.5 घंटा और ये लेक्चर चलेगा विद क्वेश्चंस, तो मैं नहीं चाहता कि 3 घंटे का लेक्चर बन जाए, ठीक है ना, और फिर आप लोगों को तकलीफ होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ रही रुकते हैं। टिल देन बाय।